हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10 के चैप्टर 1 केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए। लेक्चर 1 में हमने लास्ट में डिस्कस करा था कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं। 5 चीज़ों से हम डिटरमाइन करते हैं। उन्हीं 5 चीज़ों को आज हम वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करेंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने पढ़ा था अगर किसी भी रिएक्शन के दौरान चेंज आ रहा है कलर में, आप कोई रिएक्शन कर रहे हैं और आपने देखा है कि कलर में चेंज आया है, तो आप क्या कहेंगे? अगर ऐसा हो रहा है तो आप कहेंगे कि आपका केमिकल रिएक्शन हुआ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप आयरन यानी कि लोहा लेते हैं, प्लस लोहे से आपकी ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करती है, प्लस वाटर, मतलब वाटर हमने डाला नहीं उसके अंदर। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका देखा होगा आपने रेलिंग्स वगैरह होती हैं या आपकी आयरन की बहुत सारी चीज़ें होती हैं आपके घर में, तो क्या होता है उसमें ज़ंग आ जाता है। एक्चुअली में क्या होता है, आयरन से ऑक्सीजन रिएक्ट करती है, ऑक्सीजन जुड़ती है, प्लस वाटर कहाँ से आता है? हमारी जो एयर है उसके अंदर ऑक्सीजन तो है, प्लस मॉइस्चर भी है। तो वो मॉइस्चर और ऑक्सीजन आयरन से रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं? रस्ट फॉर्म करते हैं। रस्ट मीन्स होता है आपका ज़ंग। आप देखते होंगे लोहे के ऊपर एक ब्राउनिश एक कोटिंग सी आ जाती है, दैट इज़ कॉल्ड रस्ट, यानी कि जो ज़ंग होता है आपका। फॉर्मेशन ऑफ ब्राउन रस्ट ऑन ब्लैक आयरन नेल, यानी कि अगर आप आयरन नेल लें, एक लोहे की कील लें, उस पर आप देखते हैं कि ब्राउन कलर का रस्ट आ जाता है, तो कलर में चेंज आ रहा है। ये हमारे रिएक्टेंट्स हैं और कलर में चेंज आया तो हमारा केमिकल रिएक्शन हुआ। यहाँ पर हमने इसे केमिकल इक्वेशन के थ्रू दिखाया है। आयरन का सिंबल Fe है, प्लस O2 ऑक्सीजन, प्लस वाटर H2O, हमें क्या मिल रहा है? Fe2O3.XH2O। ये पूरा रस्ट का फॉर्मूला है। यहाँ पर X का मतलब है कि कितने वाटर के मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। X मीन्स 1, 2, 3, एनी, कुछ भी हो सकता है। ये आपका रस्ट का फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये लर्न होना चाहिए। दूसरा एग्जाम्पल है आपका आयरन में अगर हम कॉपर सल्फेट डालते हैं। कॉपर सल्फेट हमारी लेबोरेटरी में एक तरह का सॉल्ट होता है जिसको हम सॉल्यूशन बनाते हैं, जिसको हम पानी में डालते हैं एक टेस्ट ट्यूब में लेकर, और उसमें आयरन के कुछ पीस डाल देते हैं या आयरन नेल डाल देते हैं। आफ्टर सम टाइम वी चेक कि हमारे पास क्या होता है कि जो कॉपर सल्फेट है वो ब्लू कलर का सॉल्यूशन होता है। इट चेंज इन ग्रीन कलर, ये ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। और आप देखेंगे ग्रीन कलर में चेंज होने के बाद जो आपकी आयरन है, आयरन पर क्या होता है? ब्राउन कलर की रस्टिंग सी आ जाती है, वो कॉपर की वजह से आती है। जैसे आपकी आयरन नेल है, आयरन नेल पर कुछ ब्राउनिश कलर का कुछ आ जाता है, ब्राउनिश कलर का, यानी कि कॉपर उस पर डिपॉजिट हो गया। तो बेसिकली क्या हुआ, आयरन यहाँ से डिस्प्लेस करा कॉपर को, उसके साथ जुड़ा और कॉपर हमारा निकल के बाहर आ गया। तो ये एग्जाम्पल है चेंज इन कलर का। ओके, अनदर टर्म पढ़ते हैं चेंज इन स्टेट। मैंने पहले भी बताया था, स्टेट मीन्स होता है आपका सॉलिड, लिक्विड, गैस। स्टेट में चेंज आ रहा है या नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल हमने यहाँ पर मैग्नीशियम लिया है, मैग्नीशियम हो लिया है, प्लस एक एलिमेंट है ये ऑक्सीजन लिया है, ये हमारा सॉलिड है, ये हमारी गैस है, तो हमें क्या मिला? सॉलिड मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड। स्टेट चेंज हो गई, ये सॉलिड थी, ये गैसेस थी, और हमें क्या मिली? सॉलिड। स्टेट चेंज हुई तो केमिकल रिएक्शन हुआ है। अनदर एग्जाम्पल हम लेते हैं जिंक का। हमने जिंक लिया है जो कि सॉलिड फॉर्म में है। जिंक एक ऐसा एक एलिमेंट होता है, जिंक भी। प्लस सल्फ्यूरिक एसिड लिया है, इसका फॉर्मूला H2SO4 होता है। हम इसे लिक्विड में लेते हैं, हमारे पास इससे क्या बना? ZnSO4, जिंक सल्फेट। अभी आप ये मत समझिए कि कैसे बना, रिएक्शन कैसे हुआ, अभी हम आपको सिर्फ एग्जांपल्स दे रहे हैं। कैसे बना इसको हम आगे पढ़ेंगे कि इससे ये कैसे बना। जिंक सल्फेट बना, प्लस हाइड्रोजन गैस। जो भी गैसेस होती हैं आपकी वो इवॉल्व हो जाती हैं, इसलिए उसके लिए हम सिंबल एरो का ऊपर की तरफ दिखाते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, जिंक ने क्या करा? हाइड्रोजन को हटाया और खुद जाकर चिपक गया और हाइड्रोजन बेचारा बाहर निकल गया, तो ये ऊपर उड़ गया। ये स्टेट में है, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है। हमारे पास क्या बना? सॉलिड बना, और हमारे पास क्या बना? गैस बना। ये हमारा एक्वस में होगा। एक्वस मीन्स होता है पानी, एक्वस मीन्स पानी। ये एक्वस फॉर्म में होगा, ये गैसेस फॉर्म में होगा। तो यहाँ स्टेट चेंज हो रही है, दैट इज केमिकल रिएक्शन अकर, वो हो रहा है।
अब बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर की टेम्परेचर में अगर तापमान में चेंज आता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, हमारे पास दो तरह के रिएक्शंस होते हैं। फर्स्ट इज एंडोथर्मिक एंड सेकंड वन इज एक्सोथर्मिक। एंडो मतलब हीट का देना, थर्मिक का मतलब क्या होता है? थर्मिक का मतलब होता है हीट। थर्मिक मीन्स हीट, एंडो मीन्स देना, हीट को देना। जब किसी रिएक्शन को करते वक्त हम हीट को प्रोवाइड करा रहे हो उसे कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक, एक्स मीन्स बाहर निकालना, यानी कि जब कोई भी रिएक्शन हो रहा है और हीट हमारी रिलीज हो रही है तो उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, हमने जिंक लिया प्लस जिंक में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड डाला, हमारे पास क्या बना? ZnSO4 दैट इज जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस हमारी इवॉल्व हो गई। हमने देखा कि जब हमने जिंक के टुकड़ों को टेस्ट ट्यूब में डाला, फ्लास्क में डाला, फ्लास्क वॉज फाउंड वार्म, यानी कि जो हमें फ्लास्क दिखाई दिया वो गर्म दिखाई दिया। गर्म हमें क्यों दिखाई दे रहा है? वो इट मीन्स हीट रिलीज हो रही है। रिएक्शन जब हो रहा होगा, जब इन दोनों के जुड़ने से ये बना होगा तो कुछ हीट रिलीज हो रही है। वो हीट किस फॉर्म में रिलीज हो रही है? हाइड्रोजन की फॉर्म में रिलीज हो रही है। वो बाहर निकल रही है हीट, और हमें कैसा फील हो रहा है? वार्म, यानी गर्म फील हो रहा है। तो ये एग्जांपल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। नाउ लेट्स कम टू इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन मीन्स गैस का बाहर आना। इन सम केसेस अ गैस मे बी इवॉल्व। कभी कभी ऐसा होता है जब हम कोई रिएक्शन करते हैं तो कुछ गैसेस बाहर आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम जिंक का रिएक्शन कराते हैं HCl से, हमें क्या मिलता है? ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, हमें ये मिल जाती है। ओके, तो हमने जिंक का रिएक्शन कराया HCl से, हमारे पास क्या बना? ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। जब भी आप ये साइन देखें, इट मीन्स इवोल्यूशन हो रहा है, गैस जो है वो बाहर आ रही है। तो गैस बाहर आ रही है, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है, तो आप समझ गए कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। कार्बन अगर आपने उसका रिएक्शन कराएं O2 से, आपकी क्या बनेगी? CO2 बनेगी। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? इट इज़ अ गैस, सो इट विल इवॉल्व, ये बाहर आ जाएगी और हवा में अपनी मिक्स हो जाएगी। तो ये सारे आपके जो टर्म्स हैं ये क्या डिटरमाइन कर रहे हैं? वेदर अ केमिकल रिएक्शन विल बी अकर्ड और नॉट। कौन कौन से हैं? चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ओके, हम एक दूसरी टर्म के बारे में पढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है? ये प्रेसिपिटेट नाम सुना हुआ है, सब जानते हैं प्रेसिपिटेट। चलिए देखते हैं। अ प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। प्रेसिपिटेट क्या होता है? एक सॉलिड ठोस प्रोडक्ट होता है जो सेपरेट, यानी कि सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्यूशन जो हमने बनाया उससे अलग हो जाता है। आपने देखा होगा जब भी आप लेबोरेटरी में कोई रिएक्शन करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कुछ इनसॉल्युबल पार्ट होता है जो हमारी टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाता है, उसे ही हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। प्रेसिपिटेट मीन्स इनसॉल्युबल प्रोडक्ट, यानी आपने कोई रिएक्टेंट्स लिए, वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, उनसे कुछ प्रोडक्ट बना, लेकिन कुछ ऐसा बना जो नीचे जाकर बैठ गया टेस्ट ट्यूब के अंदर, फ्लास्क के अंदर, उसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने Ki लिया, पोटेशियम आयोडाइड, उसमें आपने PbNO3 का होल ट्वाइस, दैट इज लेड नाइट्रेट, आपने उसमें लेड नाइट्राइट का सॉल्यूशन आपने मिक्स कर दिया। लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन मिक्स करते ही आपका क्या बन गया? लेड आयोडाइड बन गया प्लस पोटेशियम नाइट्रेट बन गया। अब ये जो है ये येलो प्रेसिपिटेट है। जैसे ही आप रिएक्शन करेंगे, आप टेस्ट ट्यूब में करते हैं, फ्लास्क में करते हैं, तो एक प्रेसिपिटेट यानी कि एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट नीचे बैठ जाएगा जो येलो कलर का होगा। इससे आप आइडेंटिफाई कर लेंगे दैट केमिकल रिएक्शन इज अकर्ड, कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। दूसरा एग्जांपल लिया हमने सिल्वर नाइट्रेट लिया, पोटेशियम क्लोराइड लिया, इससे हमारा क्या बना? सिल्वर क्लोराइड बना जो कि नीचे बैठ गया। जब भी आप ये साइन देखें इट मीन्स प्रेसिपिटेट बना है, और जब आप ये साइन देखें इट मीन्स इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ है। तो ये सिल्वर क्लोराइड का होता है, इसे क्या कहते हैं हम? सिल्वर क्लोराइड, और ये वाइट कलर का होता है, इट इज वाइट कलर। नाउ लेट्स कम टू अनदर टॉपिक दैट इज केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन हमने मैथ्स में भी पढ़ी है, अब ये केमिकल इक्वेशन क्या है? मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ सिम्बल्स एंड फॉर्मूला इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। एक ऐसा मेथड जिससे हम रिप्रेजेंट करें सिम्बल्स और फॉर्मूले के थ्रू किसी भी केमिकल इक्वेशन को, वो हमारी केमिकल इक्वेशन कहलाती है। केमिकल इक्वेशन क्या है?
किसी भी इक्वेशन को सिंबल्स और फॉर्मूलों के थ्रू रिप्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप जिंक ले लो, जिंक में सल्फ्यूरिक एसिड डालो, ये सिंबल होता है गिब्स का, यानी कि ये बना, उससे आपका क्या बना, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस बनी। तो लिखना बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इट विल बी सो कॉम्प्लिकेटेड। बार बार आप इस चीज़ को रिपीट करेंगे, दैट इज हमने जिंक लिया, वी मिक्स जिंक इन सल्फ्यूरिक एसिड, वी गेट द प्रोडक्ट जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन, सो इट विल बी सो कॉम्प्लिकेटेड, सो लेंदी। इसीलिए हम ऐसा ना लिखकर इसको वर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। वर्ड इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें हम पूरा नेम नहीं लिखकर सिंबल्स को और फॉर्मूलेस को यूटिलाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल, जिंक को हम यूज करते हैं Zn से। सल्फ्यूरिक एसिड का आपको फॉर्मूला लर्न करना होगा, यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला, दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, जिंक सल्फेट को ZnSO4। इन फॉर्मूलोस को हम 9th क्लास में बनाना सीख चुके हैं कि हमने इसको कैसे बनाया है। अगर आप चाहते हैं कि हम इस पर वीडियो बनाएं, देन वी विल ट्राई, ओके। कमेंट मी इफ़ यू नीड इट। हाइड्रोजन को हम H2 लिखते हैं, ये हमारी एक केमिकल इक्वेशन हो गई। केमिकल इक्वेशन क्या हो गई, एक ऐसी इक्वेशन जिसमें हम सिंबल्स और फॉर्मूलेस के थ्रू किसी भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हो। तो इसको लिखना बहुत आसान है, इसको हम बार बार लिख सकते हैं, टाइम कंज्यूमिंग है और ईजिली हमें समझ में आ रहा है, इसीलिए हम केमिकल इक्वेशन को लिखते हैं, ओके। अब बात करते हैं हाउ टू मेक द केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव, यानी कि किसी भी इक्वेशन को हम ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। अगर आप हमसे कोई बात कहें, अगर हमें कहीं से इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो, यानी उससे हमें हर चीज़ का पता चल जाए, हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़े, तो वो हमारे लिए बहुत बेस्ट होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, अपनी इक्वेशन को ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं कि हमारी अगर इक्वेशन लिखी है तो हमें उससे सब पता चल जाए कि इसमें क्या सॉलिड है, क्या लिक्विड है, कैसे हीट एक्सचेंज हो रहा है, क्या कंडीशंस हैं। तो इसीलिए हम इंडिकेट करते हैं फिजिकल स्टेट को अपनी केमिकल रिएक्शन इक्वेशन के अंदर, हीट चेंज को कि हीट हमारी रिलीज हो रही है या हीट हमारी एब्जॉर्ब हो रही है, और कुछ कंडीशंस को। तो हम देखते हैं वो क्या कंडीशंस हैं, ओके। बात करते हैं फिजिकल स्टेट्स की। देखिए, हमारे पास 4 फिजिकल स्टेट्स होती हैं। फिजिकल स्टेट्स क्या होता है, फिजिकली देखकर पता लगाया जा सके कि वो कैसा है, सॉलिड है, वो लिक्विड है, वो गैस है। सॉलिड के लिए हम S से इसको एब्रीविएट करते हैं, मीन्स S से इसको दिखाते हैं। लिक्विड के लिए L यूज़ करते हैं। एक्वस मीन्स क्या होता है, मैंने पहले भी आपको बताया था, एक्वस मीन्स होता है जिसके अंदर पानी हो, जहाँ भी पानी है वो एक्वस है। लिक्विड तो सिंपल लिक्विड है, L है। एक्वस मीन्स अगर किसी सॉल्यूशन को, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई सॉल्ट लिया, उसमें आप पानी डाल देते हैं, वो सॉलिड होता है सॉल्ट, उसमें आपने पानी डाल दिया, नाउ इट बिकम एक्वस, ओके। गैस को हम G से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने मैग्नीशियम लिया, ये सॉलिड है, आपने आइडेंटिफाई करा इसको, ऑक्सीजन गैस है। तो अगर आप ऐसे केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं, इक्वेशन को, और इंडिकेट कर देते हैं फिजिकल स्टेट्स को, सो इट विल बी मोर इन्फॉर्मेटिव। ये हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रही है, क्या सॉलिड है, क्या लिक्विड है, क्या गैस है। दूसरी बात आती है इंडिकेट हीट चेंज, यानी कि हीट का चेंज कैसे हो रहा है। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, मीन्स हीट दी जा रही है। एक्सोथर्मिक है, मीन्स हीट जो है वो रिलीज हो रही है, इसका पता हमें चलता है। अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी। हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब, यानी हीट हमें देनी होगी। इसको हम कैसे इंडिकेट करेंगे, कैसे शो करेंगे, प्लस हीट से शो करेंगे। और इसे कहाँ पर शो करेंगे, रिएक्टेंट साइड में, क्योंकि जो रिएक्टेंट होते हैं वो ही हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, ताकि वो रीअरेंज करें एटम्स को और हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाए। जैसे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ग्रीन प्लांट्स अपने खाने को खुद बनाते हैं। तो जब वो अपना खाना बना रहे हैं तो ये केमिकल प्रोसेस हुआ और इसमें उनको हीट की ज़रूरत है। वो हीट इन्हें कहाँ से मिलती है, सनलाइट से इन्हें हीट मिलती है, ओके। नाउ लेट्स कम टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज, जिसमें हीट रिलीज होती है। क्या होती है, रिलीज मीन्स इवॉल्व, इवॉल्व भी रिलीज का मतलब इवॉल्व भी होता है। इसको इंडिकेट करते हैं प्लस हीट से ऑन प्रोडक्ट साइड। प्रोडक्ट साइड में हम बताते हैं कि हीट हमारी रिलीज हो रही है। एग्जाम्पल रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन में क्या होता है, आप रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, हमारे फूड का ऑक्सीडेशन होता है, हमारा फूड टूट जाता है। फूड टूटता है और हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है। एनर्जी भी क्या है, एक तरह की हीट है, तो वो रिलीज हो रही है। तो ये क्या है, एक तरह का केमिकल रिएक्शन है जो कि एक्सोथर्मिक है। नाउ क्लियर। बात करते हैं इंडिकेटिंग कंडीशंस। कुछ कंडीशंस को हम शो करते हैं, जैसे अगर हमें हीट की ज़रूरत है तो हम साइन लगाएंगे डेल्टा का,
कहाँ पर, यहाँ पर एरो पर। फॉर एग्जांपल हमें किसी रिएक्शन में हीट की ज़रूरत पड़ रही है, हीट देनी है, तो हम गिव्स पर उसमें डेल्टा का साइन लगा देंगे। डेल्टा का साइन लगाते ही हमें पता चल जाएगा कि इस रिएक्शन को करने के लिए हमें हीट की रिक्वायरमेंट है। ओके, अगर हमें कैटलिस्ट की रिक्वायरमेंट है, कैटलिस्ट हम अभी पढ़ते हैं कि कैटलिस्ट होता क्या है। फॉर एग्जांपल हमें एक केमिकल रिएक्शन कराना है, उसी में हमें किसकी नीड है, हमें नीड है कैटलिस्ट की। तो हम एरो के निशान पर, जो एरो का साइन है वहाँ पर अपने कैटलिस्ट को शो कर देंगे, ये हमारा कैटलिस्ट है दोनों। ओके, इससे हमारी जो हमारी केमिकल इक्वेशन होती है वो बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाती है। पता चल जाता है कि उसमें कौन सा रिएक्शन हो रहा है, एक्सोथर्मिक है, एंडो है, या फिर वो सॉलिड है, लिक्विड है, या फिर हीट की कितनी रिक्वायरमेंट है, या नहीं हो पा रहा तो कौन सा कैटलिस्ट यूज़ करें, हमें इससे बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। नाउ लेट्स कम टू कैटलिस्ट। ये कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होता है इसके बारे में हम देखते हैं। These are the substances that increase or decrease the activity of reaction. ये वो substance होते हैं जो increase करते हैं और decrease करते हैं किसी भी reaction की activity. Does not participate in the product formation. कभी कभी ऐसा होता है, कुछ रिएक्शंस हमारे ऐसे होते हैं जो बहुत टाइम में लगते हैं। फॉर एग्जांपल हम कोई रिएक्शन कर रहे हैं, उसको हमें करने में कम से कम 20 से 30 दिन लग जाएंगे, बट हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है, हमें जल्दी कोई रिएक्शन करना है, किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट है कि हमें ये बनाना है और हमें वो जल्दी से चाहिए, तो हम कुछ ऐसी चीज़ यूज़ करेंगे जिसको डालते ही हमारा रिएक्शन 5 से 10 सेकंड के बीच में आराम से हो जाए और जो हमें चाहिए वो ही हमें मिले। ऐसा ना हो कि हम कुछ डाल रहे हैं उसमें और वो कुछ और ही बन जाए, जो हमें चाहिए वो ही बने। तो जो सब्सटेंस हम डाल रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट वो होते हैं, ये फॉरेन होते हैं, फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम बाहर से डालते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को डिक्रीज़ करने के लिए या उसको इंक्रीज़ करने के लिए। या फॉर एग्जांपल हमारे पास लेबोरेटरी में बहुत सारे केमिकल्स रखे होते हैं, हम देखते हैं, या बहुत सारे सॉलिड्स या कुछ भी चीज़ रखी होती है, हमारे पास कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो खुद ब खुद रिएक्शंस करने लगते हैं। इससे हमारे केमिकल्स ख़त्म हो जाएंगे और हम चाहते हैं कि उनकी एक्टिविटी को कम कर दें। एक्टिविटी मीन्स जिस रेट से, जिस स्पीड से वो रिएक्शन कर रहे हैं उसको हमें कम करना है, तो हम उसके अंदर एक कैटलिस्ट यानी कि एक सब्सटेंस डाल देंगे। जैसे ही हमने वो सब्सटेंस डाला तो अगर वो चीज़ हमारी 10 दिन में ख़त्म हो रही है, वो हमारी 3 से 4 साल में ख़त्म होगी। तो इसका बेनिफिट हमें हो जब मिल जाएगा आराम से, हम उसको आराम से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो जो चीज़ हम डाल रहे हैं वो हमारी क्या है, कैटलिस्ट है। क्या है, कैटलिस्ट है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कैटलिस्ट का, कि जब हम कैटलिस्ट डालते हैं रिएक्शन के अंदर तो ये प्रोडक्ट में फॉर्म नहीं होता। फॉर एग्जांपल ये हमारा रिएक्शन है, कार्बन मोनोऑक्साइड लिया हमने, हाइड्रोजन गैस ली, इससे हमें बनाना था CH3OH। हमें क्या बनाना था, CH3OH बनाना था हमें इसे। ओके, ये हमारा मिथेनॉल है, हमें मिथेनॉल बनाना था, लेकिन बहुत शायद हो सकता है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो मिथॉल बनाना, नहीं बन पा रहा हो। हमने क्या करा, इसमें कैटलिस्ट जिंक ऑक्साइड प्लस क्रोमियम ऑक्साइड, इन दोनों का मिक्सचर डाल दिया। इन दोनों का मिक्सचर डाला और हमने कुछ कंडीशंस अप्लाई कर दी कि हमारा टेम्परेचर हमने रख लिया 300 ATM और 300 डिग्री सेल्सियस, मतलब ATM और डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर एक में ही माना जाता है। ये चेंज इन टेम्परेचर है हमारा। हमेशा याद रखिए, जब भी हम चेंज इन टेम्परेचर की बात करें तो चाहे वो ATM में हो चाहे वो डिग्री सेल्सियस में, दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो अगर हम ये कंडीशंस दे देते हैं तो हमारा रिएक्शन ईजिली हो गया। और हमने देखा, हमने इन दोनों का यूज़ किया लेकिन इसमें प्रोडक्ट फॉर्मेशन में इसका कोई भी यूज़ नहीं हुआ और हम वापस से इस कैटलिस्ट को वापस से निकाल कर रख सकते हैं। ये सिर्फ क्या करेगा, ये रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेगा, यानी कि रिएक्शन की एक्टिविटी को, उसके रेट को इंक्रीज़ करेगा या डिक्रीज़ करेगा और प्रोडक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो सबसे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है हमें कैटलिस्ट का इन केमिस्ट्री। कैटलिस्ट की और इन्फॉर्मेशन हम आगे पढ़ेंगे, बहुत हमें डिटेल में जानना है कैटलिस्ट के बारे में। क्लास 12 में हमारा पूरा एक टॉपिक है कैटलिस्ट का, तो हम उसमें पढ़ेंगे। आई थिंक कि ये पूरा लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के आगे की चीज़ों को डील करेंगे एंड देन जब हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट होगा हम एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू, गुड लक।